हेलो एवरीवन, आई होप यू आर डूइंग वेल। सो जैसा कि हमने ये करंट अफेयर रिवीजन सीरीज स्टार्ट की है मंथली मैगजीन से, हम अभी जो है वो पॉलिटी को कवर कर रहे हैं। हमने ऑलरेडी आपकी अगस्त, सितंबर, अक्टूबर और नवंबर की जो पॉलिटी के जो करंट अफेयर, पॉलिटी और गवर्नेंस के जो करंट अफेयर हैं वो हमने ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं चैनल पे, है ना। तो आप जाके वहाँ से रिवाइज कर सकते हैं। ये आपका जुलाई का पॉलिटी और गवर्नेंस का करंट अफेयर है मंथली मैगजीन से। हम पहले मंथली मैगजीन्स को कवर करेंगे, उसके बाद जब पीटीज आएंगी, पीटीज 365 आएंगी, हम उसके बाद वहाँ से उनको कवर करेंगे। देखिए, इससे क्या होता है कि जब आप मंथली मैगजीन से आपने डिटेल में चीज़ों को पढ़ा होता है ना, फिर जब आप पीटीज पे शिफ्ट करते हैं तो क्या होता है कि आपका एक बेस आपका तैयार होता है, बस आप जो है वो थोड़ा वैल्यू एडिशन कर रहे होते हैं ना, तो उसे चीज़ें जो है वो लॉन्ग टर्म में आपको याद रहती हैं जब आपने बेसिक से पढ़ा हो। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए जुलाई का करंट अफेयर स्टार्ट करते हैं पॉलिटी और गवर्नेंस का। पहला आर्टिकल यहाँ पे ये कहता है कि भाई यूनिफॉर्म सिविल कोड। अच्छा, यूनिफॉर्म सिविल कोड में सबसे पहले आपको यही याद रखना है कि भाई यूनिफॉर्म सिविल कोड का जो है वो ओरिजिन कहाँ से हुआ, यूसीसी का ओरिजिन आया कहाँ से। अगर हम प्री इंडिपेंडेंस की बात करें, यानी प्री इंडिपेंडेंस की मतलब कि 1950 से पहले। 1950 मैंने यहाँ पे क्यों कहा, क्योंकि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो 1950 में आया था। ठीक है, जब कॉन्स्टिट्यूशन 1950 में आया था, बट उसमें आपको एक चीज़ याद होगी कि उसमें जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ थी आपकी, है ना, फंडामेंटल ड्यूटीज़ थी, जो आपके डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसीज थे, है ना। तो फंडामेंटल ड्यूटीज़ तो आपकी जो है वो 71 के बाद आई, बट अगर हम डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स की बात करें तो वो आपके आर्टिकल 44, जो आपका डायरेक्टिव प्रिंसिपल आर्टिकल 44 कहते हैं कि भाई कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट है ये, है ना, यूनिफॉर्म सिविल कोड। तो समझ आया आपको कि आर्टिकल 44 1950 में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने इस चीज़ को जो है वो बताया था कि भाई हमारे इंडिया में जो है वो यूनिफॉर्मिटी होनी चाहिए, एक मैंडेट दिया गया। बट इसका भी ओरिजिन कहाँ से है कि भाई प्री इंडिपेंडेंस में 1840 में जो लेक्स लॉक की रिपोर्ट थी, उसने एम्फोसाइज किया था कि भाई यूनिफॉर्मिटी होनी चाहिए, है ना। इम्पोर्टेंस बताई थी कि भाई कोडिफाई करना चाहिए इंडियन लॉज को रिलेटेड टू ऑफेंसेस, एविडेंस एंड कॉन्ट्रैक्ट। बट उन्होंने एक चीज़ को रिकमेंड किया था कि भाई जो मुस्लिम्स और हिंदू पर्सनल लॉज हैं उनको जो है वो कोडिफाई ना किया जाए, है ना। उसके बाद जो 1941 में BN राव कमेटी थी, उसने कहा था कि भाई सिर्फ आप हिंदू लॉज को जो है वो कोडिफाई कीजिए। ठीक है, इतना समझ आया आपको। अब यहाँ पे जो है वो थोड़ा हाँ, पोस्ट इंडिपेंडेंस की बात करते हैं कि उसके बाद में कुछ चीज़ें जो है वो प्रोग्रेस होती गई। 1954 में स्पेशल मैरिज एक्ट आया। स्पेशल मैरिज एक्ट क्या करता है कि भाई सिविल मैरिज ऑफ द पीपल ऑफ इंडिया एंड ऑल इंडिया नेशनल इन फॉरेन कंट्रीज इरिस्पेक्टिव ऑफ देयर रिलीजन फेथ फॉलोड बाय आइदर पार्टीज। ठीक है, अब उसके बाद 4 लॉज आए हैं। कौन कौन से? हिंदू मैरिज एक्ट 1955, हिंदू सक्सेशन एक्ट 1856, हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्डियनशिप एक्ट 1856, हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट 1856। ठीक है, ये आपको ईयर्स भी याद रखने पड़ेंगे, क्योंकि आपको ऑप्शंस में क्या होता है वो पूछ सकते हैं। जैसे अब ये आपने देखा होगा 2023 में मैच द फॉलोइंग में एक्ट्स आ गए थे और उनके कुछ इंपॉर्टेंट की प्रोविजंस आ गए थे, है ना। तो 22nd लॉ कमीशन की रिपोर्ट ये कहती है कि भाई सजेशन किया है कि वेरियस स्टेक होल्डर्स को कि आप अपना जो है वो सजेशन दीजिए यूनिफॉर्म सिविल कोड पे। ठीक है, तो यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है क्या भाई, एक लॉ होना चाहिए पूरी इंटायर कंट्री में जो कि सारे रिलीजन्स पे अप्लाई करे। अभी किस किस स्फेयर में अप्लाई करेगा, चाहे वो मैरिज हो, डाइवोर्स हो, इनहेरिटेंस हो, अडॉप्शन हो और सक्सेशन हो। ठीक है, करंटली इंडिया में जो है वो अलग अलग लॉ से जो है वो यहाँ ये चीज़ें मेंटेन होती हैं। जो अगर हम हिंदू सक्सेशन एक्ट की बात करें 1956 में, तो ये सिर्फ हिंदू, सिख, जैन और बुद्धिस्ट पे एप्लीकेबल है। अगर हम मुस्लिम पर्सनल लॉ की बात करें तो ये मुस्लिम्स को गवर्न करता है यहाँ पे। ठीक है, अगर हम हिंदू सक्सेशन एक्ट, इंडियन सक्सेशन एक्ट 1925 की बात करें तो ये क्रिश्चियंस, पारसीस और ज्यूज पे अप्लाई होता है। अर्लियर जो लॉ कमीशन ने कंसल्टेशन पेपर रिलीज़ किया था, उसमें रिफॉर्म्स ऑफ द फैमिली लॉज इन 2018। ठीक है, उसमें कहा था कि यूसीसी वाज नाइदर नेसेसरी नॉट डिज़ायरेबल एट दिस स्टेज। ठीक है, उसने रिकमेंड किया था कि भाई एग्जिस्टिंग जो फैमिली लॉज हैं अक्रॉस रिलीजियस रिक्वायर्ड टू बी अमेंडेड। ठीक है, उसको प्रॉपरली अमेंड किया जाए एंड कोडिफाई किया जाए
टू टैकल व्हाट डिस्क्रिमिनेशन, इनइक्वालिटी वगैरह वगैरह, उसकी लिमिट की जाए, उसकी एम्बिग्यूटी इन इंटरप्शन एंड एप्लीकेशन। ठीक है, अब आप यहाँ पे एक चीज़ ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि गोवा एक ऐसी स्टेट है जिसमें कि कॉमन सिविल कोड जो है वो एप्लीकेबल है, बट ये इसका जो ओरिजिन है, ये पोर्टुगीज़ का जो सिविल कोड है 1867 का, ये वहाँ से है। अब आप पूछेंगे कि भाई इंडिया तो एक सॉवरेन कंट्री है, तो इंडिया में ये पोर्टुगीज़ लॉ क्यों अप्लाई कर रहे हैं? देखिए, गोवा एक जो पोर्टुगीज़ की कॉलोनी थी, है ना, जो गोवान्स हैं, जो वहाँ के लोग हैं, वो इसको एज अपना कल्चर का पार्ट मानते हैं। तो एज अ कल्चर, एज उनका ट्रेडिशन, इसीलिए गवर्नमेंट ने इस लॉ को जो है वो एक्सेप्ट किया है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर। ठीक है, अब आर्ग्यूमेंट्स क्या हैं फेवर में? अच्छा, पहले थोड़ा इंपॉर्टेंट जजमेंट्स देख लेते हैं कि कौन कौन सी है। एक अहमद खान जजमेंट है वर्सेस शाह बानो। उसने पार्लियामेंट शुड आउटलाइन द कंट्री ऑफ द कॉमन सिविल कोड, इसमें ये कहा गया था। सारिया मुगदल जो केस है 1999 का, उसमें ये कहा था कि नीड फॉर पार्लियामेंट टू इम्प्लीमेंट द यूसीसी, है ना। और एक शहयार बानो केस है 2017 का, सुप्रीम कोर्ट ने हेल्ड किया था कि भाई प्रैक्टिस ऑफ ट्रिपल ई बिदात, है ना, और इंस्टेंस ट्रिपल तलाक इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल। ठीक है, अब आर्ग्यूमेंट्स क्या है कि भाई एक कॉन्स्टिट्यूशन मैंडेट है, प्रमोट करेगा सेकुलरिज्म को, नेशनल यूनिटी एंड इंटीग्रिटी में हेल्प करेगा, जेंडर जस्टिस में हेल्प करेगा, और यूएनएचआरसी ने भी कहा है इंडिया को, भाई आप जो है वो प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी और नॉन डिस्क्रिमिनेशन को प्रॉपर से इम्प्लीमेंट कीजिए, उसके लिए आपको यूसीसी जो है वो इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा, सिंप्लीफाई करेगा लॉज को, एडॉप्शन ऑफ मॉडर्न टाइम्स। ठीक है, अब यहाँ पे आर्ग्यूमेंट्स क्या है कि भाई वॉयलेट करेगा फंडामेंटल राइट्स को अंडर आर्टिकल 25, क्योंकि इंटरफेरेंस होगा रिलीजियस कम्युनिटी के पर्सनल अफेयर्स में, है ना, लैक ऑफ कंसेंशन होगा, फेडरल स्ट्रक्चर को जो है वो यहाँ पे थोड़ा वो करेगा, हार्म करेगा वगैरह वगैरह, सोशल अनरेस्ट की तरफ जो है वो बढ़ेगा। कुछ वे फॉर्मेट्स है कि भाई कंसेंसस होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल विल होनी चाहिए, अवेयरनेस फैलानी चाहिए, पहले इरेडिकेशन इनइक्वल डिस्क्रिमिनेशन करना चाहिए, अडॉप्शन है पेक्टोरल अप्रोच करनी चाहिए, कोडिफिकेशन ऑफ ऑल पर्सनल लॉस करना चाहिए। जुडिशियल पेंडेंसी के ऊपर जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस ने जो है वो अगला आर्टिकल है ये, है ना। तो जुडिशियल पेंडेंसी पे राज्यसभा में मिनिस्ट्री ने जो है वो कुछ डाटा रखा है कि भाई 5 करोड़ से केसेस जो हैं वो पेंडिंग है अभी भी, है ना। अगर हम यहाँ पे जो है वो डाटा बैंक देखें तो डाटा बैंक में क्या कहता है कि भाई सबसे ज़्यादा केसेस जो हैं वो आपके हाई कोर्ट में है, उसके बाद जो केसेस हैं सबसे ज़्यादा केसेस जो है वो आपके जो है वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स और सब ऑर्डिनेट्स कोर्ट्स में है, उसके बाद जो है वो आपके हाई कोर्ट में है, उसके बाद जो है वो आपका सुप्रीम कोर्ट में केसेस है। ठीक है, तो ये ऐसे हायरार्की है, हायरार्की नहीं कह सकते इसको, पेंडेंसी ऑफ केसेस कह रहा हूँ मैं यहाँ पे। तो यहाँ पे अगर हम देखा जाए तो लॉ कमीशन ने कहा था कि भाई पर मिलियन पॉपुलेशन पर जो 50 जजेस होने चाहिए, है ना, बट एट प्रेजेंट इंडिया में जो सिर्फ 21 जजेस हैं, है ना। और जुडिशरी में जो एलोकेशन ऑफ बजट है ना वो सिर्फ 0.08% टू 0.09% है। ठीक है, अच्छा, जुडिशियल पेंडेंसी आखिर में है क्या कि भाई जो केसेस हैं जो काफ़ी लंबे देर से पड़े हुए हैं, तो उनके ऊपर ये डेफिनेशन है। ठीक है, रीज़न क्या है जुडिशियल पेंडेंसी का कि भाई लो रेशो ऑफ जजेस हैं पॉपुलेशन के थ्रू, है ना, पॉपुलेशन के तहत फ्रीक्वेंट एजॉर्नमेंट होती रहती है, लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर है, डिप्लॉयड इन्वेस्टिगेशन जो है वो डिलेड इन्वेस्टिगेशन जो है वो होती है, अदर इश्यूज जैसे कंटेम्प्ट ऑफ द कोर्ट पावर है, इम्प्रॉपर कोर्ट रूम्स बिहेवियर, है ना। वे फॉरवर्ड यहाँ पे क्या दिए गए कि भाई ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विसेज एग्जामिनेशन होना चाहिए जिसमें हाई स्टैंडर्ड के जुडिशरी के ऑफिसर्स को जो यहाँ पे अपॉइंट किया जाए, आर्टिकल 224A 128 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन टू बी इन्वोक्ड फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ द एड हॉक जजेस, है ना। एडीआर मैकेनिज्म को स्ट्रेंथन करना चाहिए, स्ट्रेंथ इंफ्रास्ट्रक्चर करना चाहिए, सेट टाइम लिमिट करनी चाहिए, चेंजेस इन क्रिमिनल जस्टिस एंड प्रोसीजर लॉ, ठीक है, ग्रीवियंस रजिस्टर जो है उसको स्ट्रॉन्ग करना चाहिए, क्रिएटेड लॉ बाइंडिंग सोसाइटी। ठीक है, इनिशिएटिव्स यहाँ पे कुछ दिए गए हैं, MOP 2016 का जिसमें ट्रांसपेरेंसी जुडिशियल अपॉइंटमेंट में कहा गया था, प्रोजेक्ट सहयोग जिसमें पेंडेंसी को जो है वो रिड्यूस किया जाएगा, लिम्स ये वेब बेस्ड एप्लीकेशन है ना, वैलिडेशन बिल 2023 का, ई कोर्ट्स नेशनल लिटिगेशन पॉलिसी, एडमिनिस्ट्रेशन मैकेनिज्म टू रिजॉल्व इंटर मिनिस्ट्रियल डिस्प्यूट्स फॉर फास्ट ट्रैक कोर्ट्स वगैरह यहाँ पे इनिशिएटिव दिया गया।
अच्छा, अगला आर्टिकल कहता है कि डायरेक्टर ऑफ इन्फोर्समेंट, ठीक है। अभी यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि अगर आप जो ईडी के चीफ को जो एक्सटेंशन दिया गया था, थर्ड एक्सटेंशन दिया गया था गवर्नमेंट द्वारा, उसको जो है वो वॉइड इनवैलिड करार दे दिया गया है, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट ने ये हेल्ड किया है कि भाई जो सेंट्रल विजिलेंस कमीशन एक्ट है और दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट है और फंडामेंटल अमेंडमेंट रूल्स जो है वो, ठीक है, उसमें जो है वो उन्होंने अमेंडमेंट्स को अपहेल्ड किया है ना। अमेंडमेंट अलाउ करती है ट्रांसफर ऑफ द डायरेक्टर्स ऑफ द सीबीआई एंड डी एट मैक्सिमम 3 एनुअल एक्सटेंशंस, ठीक है। बट जो हाल जो इस टाइम पे जिस टाइम पे ये दिया गया उस टाइम पे जो है वो ये उसको वॉइड किया गया है, ठीक है। एनफोर्समेंट ऑफ एक्ट बाय द ईडी, कौन कौन से एक्ट ईडी जो है वो इन्फोर्स करती है, पीएमएलए, फेम एक्ट, फ्योम एक्ट है ना, और कोफपॉस एक्ट है, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट ने ये रूल किया है कि भाई जो करंट ईडी का चीफ टेनर है वो अनलॉफुल, वायलेशन करता है मैंडेट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट से 2021 के जजमेंट को, वेयरएज कोर्ट हैज बार्ड फर्दर एक्सटेंशन, ठीक है। ईडी के बारे में कुछ बताया गया है कि भाई मल्टी डिसिप्लिनरी ऑर्गेनाइजेशन है, इन्वेस्टिगेशन करती है इकोनॉमिकल क्राइसिस और वायलेशन ऑफ फॉरेक्स एक्सचेंज लॉस को, है ना। डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर आती है, हेडक्वार्टर इसका दिल्ली में है। अपॉइंटमेंट ऑफ द डायरेक्टर ऑफ ईडी जो है वो एज पर द सीवीसी एक्ट होता है, ठीक है। टर्नओवर जो है वो शुड नॉट बी लेस देन 2 years, ट्रांसफर जो है वो सैंक्शन बाय द अपॉइंटमेंट कमेटी, है ना, वगैरह वगैरह। मैंडेट जो है वो यहाँ पे 2 साल का अपॉइंटमेंट पीरियड है, फॉलोड बाय मैक्सिमम 3 एनुअल सैंक्शन अंडर 2021 का जो एक्ट है। पावर्स क्या क्या है, पावर्स टू सीज, पावर टू समन, पावर टू अरेस्ट, पावर रिकॉर्डेबिलिटी वगैरह वगैरह। ईडी हैज द सेम पावर एज जुडिशियल कोर्ट। ईडी जो है वो अगर कोई अरेस्ट करती है तो उसमें जो है वो उनको एफआईआर वगैरह की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। इशू जो है वो ईडी के साथ क्या है कि भाई एब्साइमल कन्विक्शन रेट है, काफ़ी लो कन्विक्शन रेट है, लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी है, फॉलिंग क्रेडिबिलिटी है, लैक ऑफ फोर्स है। वे फॉरवर्ड्स यहाँ पे कुछ बताएंगे कि भाई एनहांस करा गया ना कैपेबिलिटी को रेगुलेट किया जाना चाहिए, रिड्यूस पेंडेंसी करनी चाहिए, ओवरसाइट कमेटी होनी चाहिए, अवेयरनेस और प्रोटेक्शन वगैरह देनी चाहिए। अब यहाँ पे अगला आर्टिकल कहता है कि मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज जो है वो अमेंडमेंट बिल यहाँ पे जो लाया गया था, है ना, तो बोथ हाउसेस ने पास कर दिया था। यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने 2021 के जजमेंट में ये कहा था कि जो पार्ट 11B है ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन अप्लाई ओनली टू मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज, ठीक है। 2002 का एक्ट क्या कहता है कि भाई वो उसका ऑब्जेक्टिव क्या था, कंसोलिडेट करने था, ठीक है। कंसोलिडेट करने का की प्रोविजंस क्या थे कि भाई एप्लीकेशन कहाँ कहाँ पे होगा ना, एप्लीकेशन अप्लाइज टू ऑल कोऑपरेटिव सोसाइटी विद नॉट डिफाइंड टू वन स्टेट, रजिस्ट्रेशन कहाँ पे होगा, ऑल मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज अंडर द एक्ट, है ना। इंटर गवर्नमेंट इंटरनल गवर्नमेंट गवर्नेंस कहाँ पे होगी, जो बाय लॉ से की जाएगी। रीऑर्गेनाइजेशन जो है वो इसका किया जाएगा, है ना। अच्छा, जो कैसे होगा ये, जो डायरेक्शंस होंगी उसको सेंट्रल गवर्नमेंट देगी और सेंट्रल गवर्नमेंट जो अप्रूवल कहाँ से लेगी, प्रॉपर अप्रूवल विद प्रायर अप्रूवल जो है वो आरबीआई वगैरह से लेना पड़ेगा आपको, है ना, अकॉर्डेंस विद द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949, ठीक है। जब रीऑर्गेनाइजेशन की बात आएगी किसकी, मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी की, ठीक है, जो कोऑपरेटिव बैंक्स हैं। अच्छा, अदर डेवलपमेंट क्या है कि कैबिनेट ने अप्रूव किया है कि 3 नेशनल लेवल जो है वो मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी होनी चाहिए अंडर एक्ट ऑफ 2002, जिसमें जो है वो नेशनल मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव एक्सपोर्ट सोसाइटी होगी, ठीक है, एक्सपोर्ट की सोसाइटी होगी, ऑर्गेनिक सोसाइटी होगी और सीड की सोसाइटी होगी, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप याद रखिएगा। अच्छा, नीड क्या पड़ी कि भाई अमेंडमेंट करने की, कि भाई कंसिस्टेंसी विद जो 11B प्रोविजंस है कॉन्स्टिट्यूशन का, जो कि हमने 97th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2011 के थ्रू लाया गया था। नीड फॉर द रिफॉर्म्स थी, रिवाइव इन सिक एमएनसीज, है ना, MSCS, है ना। की फीचर्स क्या है इस बिल के कि भाई एक कोऑपरेटिव इलेक्शन अथॉरिटी होनी चाहिए, कोऑपरेटिव सोसाइटी होनी चाहिए, है ना, एमाग्लमेशन और डिवीजन होनी चाहिए, फंड फॉर सिक कोऑपरेटिव सोसाइटी होना चाहिए, मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी और इन प्रॉफिट जो है वो फंड की करें, और यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन ऑन
रिडेम्पशन ऑफ गवर्नेंस, थ्रेशोल्ड, शेयर होल्डिंग, रिड्रेसल ऑफ कंप्लेंट्स, ठीक है, अपील जो होगी इनकी वो सेंटर रजिस्ट्रार के तहत होगी। और जो कंपोजिशन ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टरेट्स होगा अंडर द एक्ट वो कितना होगा कि 21 डायरेक्टर होंगे, 2 एडिशनल डायरेक्टर्स होंगे, है ना। और बिल ये कहता है कि भाई मैंडेट करता है इंक्लूजन ऑफ द 1 शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब मेंबर एंड 2 वुमेन मेंबर्स, ठीक है। अब अगला आर्टिकल यहाँ पे कहता है कि भाई सिनेमाटोग्राफी जो अमेंडमेंट बिल था 2023 का, अच्छा सेंट्रल ये फैक्ट वगैरह आप देख लीजिएगा, ठीक है। हम सीधा आर्टिकल पे चलते हैं कि भाई कौन कौन सी अभी अमेंडमेंट्स की गई हैं। अच्छा, बिल ने यहाँ पे क्या किया कि प्रोविजंस की हैं कि भाई जो सर्टिफाइंग सिनेमाटोग्राफी फिल्म फॉर रेगुलेशन होगा उसमें जो है वो एक एक्ट ये करता है कि एक्ट ने एक सेंट्रल बोर्ड फॉर फिल्म सर्टिफिकेट वगैरह यहाँ पे इस्टेब्लिश किया गया है, ठीक है। जो सच सर्टिफिकेट्स में भी सब्जेक्ट टू मॉडिफिकेशन और डिलीशन, बोर्ड में भी रिफ्यूज टू एक्सपीड द फिल्म, ठीक है। सर्टिफिकेशन प्रोसेस है फॉर मोर इफेक्टिव यहाँ पे बनाया गया उसको। क्या क्या की प्रोविजन है बिल के कि भाई एज बेस्ड सर्टिफिकेट होना चाहिए, UA7+, UA13+, UA16+, ठीक है। और यहाँ पे सेपरेट सर्टिफिकेट फॉर द टेलीविजन वगैरह होना चाहिए। सर्टिफिकेशन टू बी पिटुएड वैलिड होना चाहिए, प्रेजेंट वैलिडिटी जो है वो 10 साल की है ना। रीजनल जो है वो पावर्स ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट की है, ठीक है। जो केस था 2000 का, मेक फिल्म पायरेसी ए पनिशेबल ऑफेंस अंडर द कॉपीराइट एक्ट 1957, पेनल्टी होनी चाहिए इन केस ऑफ वायलेशन वगैरह, ठीक है। तब आगे जो है यहाँ पे राइट टू साइलेंस एक फंडामेंटल राइट है आर्टिकल, जिसका जो है वो हमें सोर्स मिलता है आर्टिकल 23 के अंदर, ठीक है ना। अच्छा, जो ये किसी साहब सिर्फ आपको इतना याद रखें कि आर्टिकल 23 इसका जो है कुछ रिलेशन है। SOPs टू चेक द फ्री बीस लिकर टू लूर वोटर्स, ठीक है, वगैरह वगैरह। और ये किसने इशू की है? सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स ने। CBIC के थोड़े बारे में जान लीजिए कि न्यू दिल्ली में इनका हेडक्वार्टर है। फाइनेंस डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू उस पर करता है कुछ, हेडेड बाय चेयरमैन। ऑब्जेक्टिव क्या है कि भाई लिवाई करेंगे पॉलिसीज, कलेक्टिव कस्टम्स वगैरह वगैरह, कस्टम एक्सरसाइज है ना, नारकोटिक्स वगैरह देखेंगे। डिमार्केशन ऑफ द रोल ऑफ MCA एंड मेथी, है ना। तो यहाँ पे इंडिया डिजिटल मार्केट इज एक्सपेंडिंग टू टच 1 ट्रिलियन बाय 2025। तो मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेटिव वुड इशू लुक आउट इनटू द कंपटीशन इश्यूज वगैरह वगैरह। तो मेथी विल लुक इनटू द स्पेसिफिक सेक्टर इश्यूज, है ना। तो यहाँ पे इसी की बात की गई है। डार्क पैटर्न यहाँ पे बताया गया है कि एडवर्टाइजिंग स्टैंडिंग काउंसिल ऑफ इंडिया उसने गाइडलाइन इशू की है डार्क पैटर्न के ऊपर, जो कि इम्प्लीमेंट होगी 1 सितंबर 2023 से, ठीक है। मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट को यहाँ पे डिफाइन किया गया है, ड्रिप प्राइसिंग हुआ है, फॉल्स अर्जेंसी हुआ है, जो डिस्टिंग्विश एड्स हैं, बेट एंड स्विच वन प्रोडक्ट वगैरह, ठीक है। तो यहाँ पे सारा कुछ दिया गया है। ASCI यहाँ पे 1985 को एस्टेब्लिश हुई थी, वॉलंटरी सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन है, कमिटिंग टू प्रोटेक्ट द इंडियन कंज्यूमर्स इंटरेस्ट थ्रू सेल्फ रेगुलेशन इन एडवर्टाइजिंग, ठीक है। तो ये रहा आपका अगस्त का आर्टिकल, सॉरी जुलाई की पॉलिटी और गवर्नेंस का करंट अफेयर। ऐसे ही आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आगे हम आपका मई, जून, फेब, मार्च, जन सारा ये करंट अफेयर कवर कर लेंगे हमारा। तो अगले 6 दिनों में आपका पॉलिटी और एक गवर्नेंस का आपका जो करंट अफेयर है, जो जैन से लेके नवंबर तक है, वो सारा आपका जो है वो कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। फिर जो दिसंबर, जनवरी वगैरह की मैगजीन्स आएंगी उनको भी हम जो है वो सेपरेटली कवर कर लेंगे। और इसके साथ हम जो है वो जब हमारा पॉलिटी ख़त्म हो जाएगा हम फिर है जो अपना अगला कंपोनेंट जो इकॉनमी देखेंगे या इन्वायरमेंट देखेंगे, जिसको हम जो है वो प्रॉपर का जो है वो 8 से 10 दिनों में जो है वो हम सारा करंट अफेयर जो है मंथली कवर करेंगे। ऐसे ही हम अपना 31 जैन तक हम
अपना सारा मंथली करंट अफेयर जो है वो कवर कर लेंगे। जब हमने ये जो मंथली करंट अफेयर अगर हमने जनवरी में ख़त्म कर लिया ना, तो उसमें क्या होगा कि आप जब फेब में ये पूरी वीडियोस को एक बार फिर से जो है रिवाइज करेंगे, क्योंकि हार्डली ये 15-15, 20-20 मिनट की वीडियो है ना। तो उसके बाद जब पीटीज आएंगी, पीटी 365 आपकी जो कब आती है, आपकी मार्च एंडिंग में, ठीक है। जब मार्च में ये मंथली में पीटीज आएंगी, तो उसमें क्या होगा कि आपने ऑलरेडी मंथली करंट अफेयर आपने पढ़ा होगा। फिर उसमें क्या होगा कि आप जब अपना ये मंथली मैगजीन्स जो आप पढ़ेंगे, ये जो पीटीज पढ़ेंगे, तो पीटीज के साथ क्या होगा कि भाई आप जो है वो रिलेट कर पाएंगे, ठीक है। कॉन्सेप्ट्स आपके जो है वो ऑलरेडी क्लियर हैं, आप सिर्फ जो है वो अपना वैल्यू एडिशन कर रहे होंगे। तो इसी के साथ जो है वो आपके ऑप्शन एलिमिनेशन में आपको जो है वो आसानी हो जाएगी, चीज़ें आपको लॉन्ग टर्म के लिए याद रह जाएंगी और आप प्रीलिम्स में आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल रहेगा। तो आई होप आपको ये लेक्चर जो है वो बेनिफिशियल रहा हो आपके लिए। ऐसे ही लेक्चर्स के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। टेलीग्राम का चैनल जो चैनल है उसका लिंक आपको मिल जाएगा, उसको भी ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि सारी अपडेट्स यहाँ पे आती रहती हैं। तो आज के लिए बस इतने रखते हैं। हैव अ नाइस डे। थैंक यू।